नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका 17 जून को ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। जी हाँ, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास में हम कवर करेंगे, 3 पार्ट में ये क्लास डिवाइड होगी। पहला पार्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट भी 100 क्वेश्चन का और तीसरा पार्ट भी। तो टोटल आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 से 30 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी में आपका पूरा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, उस पर आधारित ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो इन तीनों क्लासों को कर लीजिएगा। इन्हीं क्लासों से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस की भी हम आज ही डाल देंगे क्लास, एंड इसके बाद ह्यूमन वैल्यू भी आज ही डाल देंगे। तो आपके सारी जितनी भी क्लासेस हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करेंगे और सोच रहे हैं इंग्लिश के भी 200 क्वेश्चन रिवीजन क्लास लगा दें, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी क्लास में 300 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 100% आपके जो एग्ज़ाम पेपर है यहीं से आएगा। और आपने ये पूरी क्लास 1 से 2 बार देख ली तो आपकी जो तैयारी है 80 से 90% मानो 90 से 95% आपकी तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने काफ़ी कमेंट्स भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारी क्लासों का, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासों का। तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत, मतलब पहली यूनिट, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पहली यूनिट है आपकी जो मानव भूगोल की अवधारणा, प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र क्या है। यानी जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, अवधारणा क्या है। तो इसके बारे में सारे एमसीक्यूज़ होंगे और सारे हर यूनिट के अलग अलग कुछ एमसीक्यूज़ होंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी हर यूनिट में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो जो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का जो अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है पुराणों के अनुसार भारतवर्ष किस बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी द्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो भारत जो पुराणों के अनुसार जम्मू द्वीप माना जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो मानव भूगोल का जो उप क्षेत्र है इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो मानव भूगोल का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल में द्वैतवाद का सबसे प्रमुख रूप कौन सा होता है। तो द्वैतवाद का जो भूगोल में सबसे प्रमुख रूप है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर है भूगोल यानी भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, यानी ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पुराणों में भौगोलिक ज्ञान के विकास के संदर्भ में पृथ्वी को कितने मुख्य महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। तो जो पुराणों में भौगोलिक ज्ञान के विकास के संदर्भ में पृथ्वी का जो कितने मुख्य महाद्वीपों यानी द्वीपों में जो विभाजित किया गया है,
तो इसका करेक्ट आंसर आप बता भी सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीपों में। और आपको ये पता भी होना चाहिए, आधुनिक मानव भूगोल की नींव किस देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा रखी गई थी। यानी जो आधुनिक भूगोल है, भूगोल की जो आधुनिक भूगोल की नींव है, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, वह किस देश के भूगोल शास्त्र हैं या फिर भूगोलवेत्ता हैं, वो कहाँ के थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है जर्मन और फ्रांस के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से कौन सी शाखा संबंधित नहीं है, तो सॉइल ज्योग्राफी यानी मृदा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल का जनक, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एलेक्जेंडर बोन को कहा जाता है, ऑप्शन दो इसका नहीं ऑप्शन एक इसका सही आंसर ऑप्शन एक है, फेडरिक रेडजेल को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट दो चल चुकी है आपकी। यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य और पर्यावरण संबंधी यानी नियतिवाद, संभावनावाद व नवनियतिवाद, ये क्या है, इनके ऊपर आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा का मुख्य विचार क्या है। पर्यावरणीय नियतिवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म विचारधारा का जो मुख्य विचार क्या है। तो इसका मुख्य विचार जो है यह क्या है, यह प्रकृति के जो कार्य हैं, कार्यों को नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रकृति मानव के कार्यों को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले लुशियन फेवरे ने किया था, ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, नवनियतिवाद या रुको और जियो नियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो यह किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन बी यानी संभावनावाद के समर्थक थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति कोई अनिवार्य शर्त नहीं बल्कि संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करता है, यह कथन किस विचारधारा का सार है। क्या प्रकृति कोई अनिवार्य शर्त नहीं बल्कि संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करता है, यह किस विचारधारा का सार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी संभावनावाद का है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलन चर्चिल सेपल जो नियतिवाद की कट्टर समर्थक थीं, किस देश की भूगोलवेत्ता थीं। तो जो एलन है, यह एलन चर्चिल ये किस देश की थीं। तो यह अमेरिका की थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नवनियति विचारधारा के अनुसार प्रकृति और मानव के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। नवनियति विचारधारा के अनुसार मानव और प्रकृति के बीच, नेचर ह्यूमन के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंजस्यपूर्ण, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रैफिक पुलिस की तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रजातियों का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ मैन का सिद्धांत किसने दिया, जिसका प्रभाव भूगोल पर भी पड़ा। जिसका जो प्रभाव है वह भूगोल पर भी पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है। तो कौन नियतिवाद का जो समर्थक है वह नहीं है, नियतिवाद का कौन समर्थक नहीं है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुशियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विचारधारा ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक वातावरण की अपनी सीमाएं हैं जिन्हें मानव पार नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नियतिवाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपकी यूनिट 3 के क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण, वैश्विक प्रवास और अवधारणाएं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो कितने परसेंट पर हम पृथ्वी के हिस्से पर निवास करते हैं 90% जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10% पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह किसने प्रतिपादित किया था, तो थॉमसन और नोटेस्टिन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति किस क्रम में बढ़ती है। तो यह किस क्रम में बढ़ती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अंकगणितीय क्रम में बढ़ती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ उपलब्ध संसाधन हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है, मतलब जो जब किसी देश की जो जनसंख्या है वहाँ के उपलब्ध और जो संसाधन हैं के अनुपात में बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। मतलब हमारे उपयोग करने वाले जो संसाधन हैं वह कम हो और जनसंख्या ज़्यादा हो, तो उस समय हम उस स्थिति को क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है अधिक जनसंख्या, यानी ओवर पॉपुलेशन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो बेहतर चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इष्टतम जनसंख्या की स्थिति क्या दर्शाती है। तो जो इष्टतम जनसंख्या है यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो स्थिति है यह क्या दर्शाती है, तो यह संसाधनों और जनसंख्या के बीच आदर्श संतुलन बताती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व के सघन आबाद क्षेत्र में आता है। तो सघन आबाद क्षेत्र में कौन सा विश्व का सघन आबाद के क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वैश्विक प्रवास के प्रमुख परिणामों में कौन सा परिणाम आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक माना जाता है। तो वह कौन सा परिणाम है जो आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक माना जाता है, तो वह प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनकांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था किस विशेषता की है। मतलब किस विशेषता जो प्रथम अवस्था है जनकांकीय संक्रमण की, जो उसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किस क्षेत्र में लोगों के आने को आगमन क्या कहा जाता है। लोगों के आने को क्या कहा जाता है, तो आगमन को क्या कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का अप्रवास यानी आप्रवास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिट 4 के क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 4 का आपका जो सिलेबस है, मानव बस्तियां, उत्पत्ति, प्रकार और घर के प्रकार, इसमें ये पढ़ेंगे। तो ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार क्या होता है। तो जो ग्रामीण बस्ती होती हैं उनका जो मुख्य आधार है वह व्यापार और वाणिज्य है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण बस्तियों का जो मुख्य आधार होता है व्यापार और वाणिज्य नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक गतिविधियां यानी जो कृषि है, पशुपालन है, ये आदि काम क्या होते हैं, ग्रामीण बस्तियों के आधार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सड़क, रेल लाइन या नदी के किनारे विकसित होने वाले बस्ती का प्रतिरूप क्या कहलाता है। सड़क, रेल लाइन या नदी के किनारे विकसित होने वाली बस्ती का जो प्रतिरूप है वह क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखीय प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, बर्फ से बने
एस्कीमो के घरों को क्या कहता है? तो इग्लू कहते हैं उन्हें, इग्लू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। इग्लू कहा जाता है उन्हें, जो बर्फ़ों में देखा होगा आपका, बर्फ़ के गोले बने हुए होते हैं गोल गोल से, तो उन्हें इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत के उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है गुच्छित या सघन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। बस्तियों के अध्ययन में साइट शब्द क्या क्या अर्थ है? जो बस्तियों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ, पता नहीं, तो इसका शब्द का, साइट का शब्द क्या होता है, मतलब साइट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बस्ती बस्ती की सटीक भौतिक भूमि या स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। विश्व में शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की जो प्रवृत्ति तेजी से किस क्रांति के बाद बढ़ी है? तो यह कौन सी क्रांति के बाद बढ़ी है? तो ये मेरे हिसाब से तो औद्योगिकरण से बनी हुई, जो औद्योगिक क्रांति हुई है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और आप भी हमें बता सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो मेरे हिसाब से तो इसमें रेखीय पाई जाती होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो दूर दूर घर बनते हैं और थोड़े दूर, ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो वहाँ सघन तो नहीं हो सकती। तो एक आके या बिखरी हुई बस्तियाँ, हाँ, ऑप्शन सी सही लग रहा है। तो आगे बताइए इसका क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। 1 मिलियन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जा सकता है? तो महानगर कहते हैं उसको, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत में पल्ली, नागला या ढाड़ी किस प्रकार की बस्ती के स्थानीय नाम हैं? तो किस प्रकार के बस्ती के स्थानीय नाम हैं ये? तो ये पल्लीकृत बस्तियाँ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। ग्रामीण बस्तियों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक कौन सा होता है? तो उनके उनके लिए भौतिक कारक सबसे जो महत्वपूर्ण है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जल की उपलब्धता, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 5 है आपकी, आदिम अर्थशास्त्र। आदिम अर्थशास्त्र क्या है? प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आदिम अर्थशास्त्र का हिस्सा हैं? तो आदिम अर्थशास्त्र का कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य संग्रह, यानी फूड गैदरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 मिनट की हुई। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 42। आदिम जनजातियों द्वारा जंगलों से फसल, कंद मूल और शहद इकट्ठा करना किस प्रकार की गतिविधियां हैं? तो जंगलों से जो शहद, फल, कंद मूल, शहद जो इकट्ठा करने की किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक गतिविधि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे हिसाब से झूम खेती के नाम से जाना जाता होगा, और आप बता सकते हो किस खेती के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चालवासी पशु चारण मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में विशेषता है? किन क्षेत्रों की विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। ठंडे टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा मुख्य रूप से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो मुख्य रूप से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिकार और मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वनों से व्यावसायिक स्तर पर लकड़ी काटना किस वन क्षेत्र का प्रमुख उद्योग है? तो किस वन क्षेत्र का प्रमुख उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
शंकुधारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिम कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आदिम कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है, तो केवल परिवार का भरण पोषण करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रकृति कौन सी है। तो मत्स्य पालन के लिए जो मतलब फिशिंग मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रकृति कौन सी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ठंडी और गर्म जलधारा का मिलना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋतु प्रवास किस आदिम आर्थिक गतिविधि से जुड़ा है। तो जो ऋतु प्रवास है किस आर्थिक आदिम गतिविधि से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिल्पा लंदान लैदान दांग दान नहीं दांग लैदांग और चेन्ना किसके विभिन्न नाम हैं। तो यह किसके विभिन्न नाम होते हैं, इसका सही आंसर है आदिम स्थानांतरित कृषि के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रसार, नस्ल, धर्म और भाषा। यूनिट 6 है ये, आपकी क्वेश्चन नहीं है। यूनिट 6 क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रवास, नस्ल और धर्म, भाषा। तो सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है वह कार्ल सॉवर ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52, किस एक स्थान से दूसरे स्थान तक सांस्कृतिक तत्वों जैसे विचार, तकनीक के फैसले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक प्रसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, ग्रिफ्थ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर किया था। तो वह किस आधार पर किया था, इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कपाल सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो किस भाषा परिवार से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। ऑप्शन ए इंडो यूरोपियन। काकेसायड प्रजाति की एक प्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है। तो काकेसायड की जो प्रजाति है इसकी एक प्रमुख विशेषता है वह क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्की त्वचा, तीखी नाक और लहरदार बाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म वैश्विक स्तर पर अनुयायियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। तो अनुयायी के आधार पर सबसे बड़ा ईसाई धर्म है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगोलियड प्रजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। तो मंगोलियड प्रजाति का जो मूल निवास स्थान है वह कहाँ माना जाता है, इसका सही आंसर है मध्य और पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व उच्चावच यानी पहाड़ी और नदी नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निग्रोइड प्रजाति मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो यह किस महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक प्रसार का सबसे प्रभावी और तेज माध्यम वर्तमान में कौन सा है। तो वर्तमान में कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट। अगली यूनिट है आपकी 7वीं, विश्व जनजातियाँ। विश्व की जो जनजाति कौन कौन सी हैं, एस्किमो, जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है। तो इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका और टुंड्रा क्षेत्र यानी कनाडा, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62, बुशमैन जनजाति का मुख्य रूप से किस मरुस्थल में पाई जाती है। तो जो बुशमैन जनजाति है यह किस मरुस्थल में पाई जाती है,
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालाहारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिग्मी जनजाति विश्व के किस नदी बेसिन के घने जंगलों में निवास करती है? बेसिन के घने जंगलों में निवास करती है पिग्मी जनजाति। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो बेसिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है दो नदियों के बीच का हिस्सा। एक नदी ये है, एक नदी ये है, इधर पानी है, इधर पानी है, ऐसे ये पानी निकल गया है, ये भी पानी निकल गया और यहाँ आके मिल गई, ये बीच में इतना हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा रह जाता है, उसे बेसिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 64। पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में मुख्य रूप से पशुपालन करने वाले लड़ाकू जनजाति कौन सी है? तो पशुपालन करने वाली लड़ाकू जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसाई जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किग्रिज जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किग्रिज जनजाति का जो संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का, ऑप्शन ए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, एस्किमो लोग शिकार के लिए किस भाले का उपयोग करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का, हारपून, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेमांग जनजाति किस देश के उष्णकटिबंधीय वनों में मुख्य रूप से निवास करती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में जो सेमांग जनजाति है किस देश के में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन क्या माना जाता है? जिसे बुशमैन का चावल भी कहते हैं, बुशमैन का क्या कहते हैं? चावल भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीमक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, पिग्मी जनजाति की सबसे प्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है? तो इस जनजाति का यह बहुत छोटा कद होते हैं इनका, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, किग्रिज जनजाति के जो लोग अपने गोलाकार तंबू घर को क्या कहते हैं? गोलाकार तंबू घर को क्या कहते हैं? तो यूर्त कहते हैं, यूर्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वीं यूनिट में, भारतीय जनजाति, थारू जनजाति भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? तो किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72, गौड़ जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, गद्दी जनजाति जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भील जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, संथाल विद्रोह के लिए प्रसिद्ध संथाल जनजाति का मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो यह किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस पर्वतीय क्षेत्र से है? तो इस जनजाति का जो क्षेत्र है वह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागा जनजाति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? जो नागा जनजाति है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व भारत, यानी नागालैंड की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थारू जनजाति किस त्यौहार को शौक के पर्व के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति है शौक के पर्व के रूप में किस त्यौहार को मनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपावली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो इन्हें एसटी करके अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गौड़ जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि और बौने पंज का संग्रह, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच बैरोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, कॉस्मस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? तो कॉस्मस जो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर बॉन की है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर है इसका 83 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों में से जम्मू द्वीप के मध्य में कौन सा पर्वत स्थित माना जाता है? जम्मू द्वीप के जो बीच में मध्य में कौन सा पर्वत स्थित माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेरु पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के अनुसार भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भूगोल शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है वह किस ग्रंथ में मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूर्य सिद्धांत में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के प्रकाशन 1859 का मानव भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रभाव पड़ा था? तो पर्यावरणीय नियतिवाद को बल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तत्वों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 भागों में, भौतिक दिशाएं और मानवीय प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 क्वेश्चन है, भूगोल की वह कौन सी शाखा है जो पृथ्वी के भौगोलिक और मानवीय दोनों पहलुओं को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रादेशिक भूगोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल का मानव के घर के रूप में अध्ययन करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल रिटर का है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, पुराणों के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो किस द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो जम्मू द्वीप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, रुको और जाओ नियति का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ नियति का जो दूसरा नाम है वह नवनियतिवाद है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानव पृथ्वी तल की उपज है? मानव पृथ्वी तल की उपज है, तो किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल सॉवर ने। नहीं, ये क्वेश्चन इसका गलत आंसर हो गया है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, एलन चर्चिल ने कहा था, कार्ल सॉवल गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93, संभावनावाद की अवधारणा का जन्म और किस मुख्य रूप से किस देश में हुआ है? तो यह किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 93 का? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, फेडरिक रेडजेल की जो प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया है? तो कौन सी पुस्तक है उनकी? इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे क्योंकि ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नवनियति का मुख्य संदेश है? कमेंट में बता देना उस क्वेश्चन का आंसर आप। तो निम्नलिखित में से कौन नवनियति का मुख्य संदेश है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96। वातावरण निश्चयवाद किस शताब्दी की प्रमुख विचारधारा है? तो यह किस शताब्दी की प्रमुख विचारधारा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रकृति का प्रभाव केवल एक सीमा तक है, उसके बाद मानव की क्षमताएं शुरू होती हैं, यह किस बात से संबंधित है? तो कौन से बात से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभावनावाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है एलन चर्चिल सेपल किसकी शिष्य थी? किसकी शिष्य थी ये? तो यह है फेडरिक रेडजेल की शिष्य थी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र क्या होना चाहिए? तो मानव भूगोल केंद्र का जो अध्ययन है वह क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति पर्यावरण और मानव दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नवनियतिवाद। तो दोस्तों आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है केवल 36 मिनट में। हो सकता है ये तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है, इसको हम कम कर देंगे, कम से कम 20 या 25 मिनट तक ही रखेंगे क्लास को पूरी को। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड ये सारे आपके MCQs थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आपने देखे होंगे और आपको पढ़ के अच्छा भी लगा होगा। और किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत डाउट हो तो वो हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट निकल ही आता है। और क्लास को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारे जितने भी पढ़ाए हुए क्लास हैं उनसे काफ़ी अच्छा स्कोर जाता है सभी का। ये क्लास हम अभी डाल देंगे, अगला नेक्स्ट पार्ट रात को डाल देंगे, मतलब आज ही डाल देंगे तीनों पार्ट, फिर लास्ट टाइम में मैराथन कराएंगे 400 क्वेश्चन की एक साथ। तो फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।